नमस्कार, हेल्थ शो में आप सभी का स्वागत है। हमारे दांत न सिर्फ खाना खाने में हमारी मदद करते हैं बल्कि हमारे चेहरे को खूबसूरती भी प्रदान करते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम अपने दांतों को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं और उनकी सही तरह से देखभाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कई तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दांतों में पाई जाने वाली आम बीमारियां, उनके इलाज और किस तरह से हम अपने टेढ़े मेढ़े दांतों को खूबसूरत बना सकते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की वजह से, इस सभी के बारे में आज के हेल्थ शो में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश वर्मा और डॉक्टर खरबंदा। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्वागत है हमारे हेल्थ शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दांतों में दर्द का होना बहुत ही आम पाई जाने वाली बीमारी है, तो क्या आपको लगता है दांतों का दर्द एक बीमारी है या फिर किसी और बीमारी का सिम्टम है, लक्षण है? दांतों का दर्द तो एक बीमारी है, पर जबड़े का दर्द दूसरी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि सर्दियों में खास तौर से कि जबड़े का दर्द लेके मरीज आता है डेंटिस्ट के पास, और वो दर्द जो है वो रेफर्ड पेन होता है, जो कि दिल का दर्द होता है। तो उस समय दांतों के डॉक्टर की ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस से देखे कि वो दांत का दर्द है या किसी और जगह का दर्द है। तो अब किन किन वजह से होता है दांत में दर्द? दांतों का दर्द की वजह मुख्य दो हैं। एक तो होता है दांतों का दर्द दांत में, जिसको हम सड़ना कहते हैं, उस सड़ने की वजह से, और दूसरा जो दांत का दर्द होता है वो मसूड़े की बीमारी की वजह से होता है। दो मुख्य कारण हैं। जी, मतलब दांतों की में सड़न की वजह से या फिर मसूड़ों की बीमारी की वजह से दांतों में दर्द होता है। जी। डॉक्टर साहब, क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इस दर्द के होने के? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा कि दांत का दर्द जो है वो बीमारी है या लक्षण है। ये लक्षण है दांत की बीमारियों का। जी। और इसे हम, जो रोगी है जो इसे ये मानता है कि ये दांत की बीमारी है, इससे पता लगता है कि दांत की बीमारी है। और भी कई कारण हैं जिस वजह से दांत में दर्द हो सकता है। और जैसे आपने कहा, ये क्यों होता है? जी। देखिए, ऐसा है कि जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, दांत है, दांत के आसपास जो बाकी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, बोन है, उसमें कोई भी अगर इन्फेक्शन होगी, कोई भी अगर बीमारी होगी, तो उसका, उस बीमारी को का एहसास मरीज को हो, ये एक नेचर का एक सिलसिला है कि वो एक ऐसा दर्शाता है कि दर्द हो रहा है इसकी वजह से, यानी इसका मतलब है उसमें बीमारी है। हाँ, ये दांत के जो रोग हैं, ये बीमारी दांत में जो दर्द वाली जो स्टेज है वो थोड़ी देर में आती है, और शुरू की जो प्रॉब्लम्स है मुख्यतः वो उसमें मरीज को एहसास नहीं होता कि उसको दांत की बीमारी है, कम एहसास होता है। और थोड़ी सी जब अवस्था जो बीमारी की बढ़ जाती है और थोड़ा जो अग्रसर हो जाती है बीमारी, तो उस टाइम ये दर्द शुरू होता है, और फिर दर्द इतना बढ़ सकता है कि भयंकर रूप धारण ले सकता है। और कई बार कई बार ऐसा भी सुनने में आता है और देखने में आता है कि दांत के दर्द के लिए मरीज कुछ भी कर लेता है, यानी कुछ भी करने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है, ताकि उसको दांत के दर्द से छुटकारा मिल सके। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, कई कहा जाता है कि सम पेन्स आर फिजिकल एंड सम आर मेंटल एंड द वन विच इज़ बोथ इज डेंटल, मतलब इतनी भयानक होती है दांत की दर्द। जी डॉक्टर साहब, तो क्या क्या बीमारियां होती हैं दांतों में जो पाई जाती हैं? दांतों में कीड़ा लगने के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, क्या क्या और बीमारियां होती हैं दांतों की? अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि दांत, मसूड़े और मुख गोहा, ओरल कैविटी, बिकॉज थोड़ा डेंटल को थोड़ा एक्सपेंड करना होगा, में क्या क्या बीमारियां होती हैं तो कहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुख्यतः जो एक डेंटल सर्जन हैं वो जिन बीमारियों से डील करते हैं वो हैं, एक तो दांतों के हार्ड टिश्यू की बीमारियां, यानी कि दांत परसे की बीमारी, जिसमें दांत में कैविटी होना, दांत का टूट जाना, उसका इलाज करना। दांतों के अंदर कई बार पानी में ज़्यादा मात्रा होने की वजह से फ्लोरोसिस हो जाती है, दांत में पीले धब्बे होते हैं, और या दांत में सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं, या दांत ठीक से नहीं बना हो। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, इस तरह की बीमारियां हैं जो आनुवांशिक हैं। दूसरी बीमारियां हैं जो मसूड़े से रिलेटेड हैं। तो मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां हैं जिनमें मुख्य रूप से पायरिया है,
इसके अलावा और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो मसूड़ों में हो सकते जी। हैं। पायरिया मतलब कि ब्लीडिंग गम्स? हाँ, ब्लीडिंग गम्स पायरिया की एक शुरू की स्टेज है जी। और पायरिया हम तब बोलते हैं जब दांतों में बदबू आने लगे, पस आने लगे या दांत हिलने लगे। जी। और तीसरी बीमारियां हैं जो मुख्यतः बच्चों में हैं, जैसे किसी के दांत बाहर निकले हुए हैं, मुंह बंद नहीं होता है, या आदमी हीन भावना का शिकार है, जी। नीचे का जबड़ा छोटा है, ऊपर के दांत बाहर हैं, जिसे हम बक टीथ कहते हैं, या बच्चों को लोग चिढ़ाते हैं स्कूल में। जी जी। तो इस तरह की समस्याएं हैं। मुख गुहा में समस्याएं हो सकती हैं कि सफ़ेद दाग हो सकते हैं मुंह में, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, जो कि कैंसर की पहली अवस्था समझते हैं कुछ लोग उसको, और उसमें कुछ % में कैंसर बदल भी जाता है। जी। तो ये सब बीमारियां हैं। जी डॉक्टर साहब, दांतों की आम बीमारियां और मसूड़ों की बीमारियों के बारे में भी डॉक्टर खरबंदा ने अभी हमें बताया। आज हम बात करना चाहेंगे दांतों में कीड़ा लग जाना। इसके बारे में क्या कारण होते हैं कि दांत में कीड़ा लग जाता है और किस तरह से आप इसका इलाज करते हैं? जी मोनिका जी, देखिए दांत में कीड़ा लगना, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दांत में वास्तव में कीड़ा होता है। जी। कीड़ा नहीं होता, बट आदमी के मुख में बहुत से जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, और उसकी वजह से ये दांत में कीड़ा लगता है। और किस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं? वो बैक्टीरियाज जो जब हम मीठा खाते हैं या कोई इस तरह की शुगरी चीज़ें जो हैं हम कंज्यूम करते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उस शुगर के साथ मिलके एक तेजाब जैसी चीज उत्पन्न करते हैं, और वो धीरे धीरे जो है दांत की सतह को गलाता है, और उसी को हम दंत क्षय कहते हैं या दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये शुरू की अवस्था में कोई इससे कोई ज़्यादा मरीज को पता भी नहीं लगता। कई बार दांत का जो रंग है वो थोड़ा काला हो जाता है जहाँ से हम खाना खाते हैं, और धीरे धीरे ये फिर पनपता रहता है, और ऐसी स्टेज आती है कि दांत पूरा खोखला हो जाता है, और कई बार दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो ये किस स्टेज पे वो कीड़ा है, उस तरह से उसका इलाज होगा। शुरू में अगर कीड़ा लगा हुआ है तो उसको एक सिंपल फिलिंग करके उसका इलाज हो सकता है। और अगर वो कीड़ा बढ़ गया है और उसका वो जो असर है या कीड़े का जो दायरा है वो दांत की नस तक पहुंच गया है या पल्प तक पहुंच गया है, तो ऐसी अवस्था में जो है वो दांत में इन्फेक्शन हो जाती है। मैं आपको इस मॉडल के जरिए दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये एक दांत का मॉडल है, और ये जो नीली और लाल रंग की जो धारियां हैं, ये नसें हैं जो दांत के अंदर जो खून सप्लाई करती हैं। और इसमें ये काला जो हिस्सा है, ये इसे हम कीड़ा माने, तो ये कीड़ा जैसे बढ़ता जाएगा और ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगा कि दांत की जो भीतर का एरिया है उसमें इसको ग्रस्त हो जाएगा दांत, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम उसको इलाज कर सकते हैं। उसको या तो फिलिंग कर दें, अगर वो बहुत गहरा नहीं है तो फिलिंग से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर वो बढ़ गया है तो हम उसका रूट कनाल करके और उस दांत को उसे रिस्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल वो भली भांति जैसे वो नेचुरल दांत है वैसे ही वो असर करेगा। कुछ और भी कारण है, जैसे देखिए ये दांत है, इस दांत के ऊपर अगर आप देखें बहुत सारी मैल जमी हुई है और ये डिपॉजिट है, उसकी वजह से जो है हड्डी धीरे धीरे गल गई है और उसकी वजह से जो है थोड़े समय बाद जो है दांत जो है गिर जाता है। तो ये कुछ एक कारण है दांत में कीड़ा लगना या मसूड़ों की बीमारी होना, वो जो मुख्यतर कारण है जिसकी वजह से हमें दांत खोने पड़ते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब रूट कैनाल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कीड़ा अगर काफी अंदर तक दांत में चला गया और काफी अंदर तक इन्फेक्शन है तो हम रूट कैनाल के द्वारा उसको ट्रीट करते हैं। तो रूट कैनाल में कितना वक्त लगता है? अगर पल्प इन्फेक्टेड ज़्यादा नहीं है तो 3 सिटिंग में नॉर्मली काम हो जाता है। अगर ज़्यादा खराब है तो उससे ज़्यादा सिटिंग्स भी लग सकती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद क्या ये चांसेस होते हैं कि फिर से उसी दांत में कीड़ा लग जाए? हाँ, नहीं, कीड़ा तो लग सकता है। अच्छा। कीड़ा तो लग सकता है क्योंकि कीड़ा लगना जो है वो तो है एक प्रोसेस जो मुंह के अंदर है। तो अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लिया तो कीड़ा ना लगने की प्रोसेस को रोकना वो तो आपने करना ही है। जी, मतलब आपको अपनी हाइजीन और दांत में भी लग सकता है और दूसरा दांत में भी लग सकता है। जी, मतलब आपको देखभाल तो करनी है, मतलब ब्रश वगैरह अच्छे से करते रहना है ताकि फिर से कीड़ा ना लग जाए। डॉक्टर साहब रूट कैनाल के माध्यम से क्या हम एक दांत को निकलवाने से बचा सकते हैं? देखिए पुराने ज़माने में अगर कोई भी दांत का रोग होता था तो या तो उसका इलाज होता था, अगर इलाज नहीं है
तो अक्सर लोग जाके दांत निकलवा देते जी, थे। ज्यादातर लोग दांत निकलवा देते थे हाँ, अपना। निकलवा देते थे, बिकॉज वो एक आसान तरीका था, आदमी को दर्द से एकदम छुटकारा मिल जाता था जी। और आदमी कभी सोचता नहीं था कि दांत निकलवाने के बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका क्या क्या effect है। इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं दूसरे हाँ, दांतों पर। हाँ। तो आज अगर ऐसी हालत है, अगर कीड़ा लगा है तो उसको हम फिलिंग से इमिडिएटली ठीक कर सकते हैं, बट बहुत कई कारणवश हम सही टाइम पे दंत चिकित्सक के पास नहीं जा पाते जी। और ऐसी अवस्था में रोग जो है बढ़ जाता है। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट एकमात्र ऐसा इलाज है जिसकी वजह से हम दांत बचा सकते हैं। तो जी। ये बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही एक्सेसिबल है। हर डेंटल सर्जन ये रूट कनाल ट्रीटमेंट कर सकता है और इस ट्रीटमेंट से जो दांत का निदान भी हो सकता है और दांत को हम ज्यों की त्यों बनाए रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या क्या हम लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या फिर किस तरह के टूथ ब्रशेस का इस्तेमाल करना चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने दांतों को हेल्दी और स्वस्थ रख सकें? यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो हमारा जो ओरल हाइजीन हैबिट्स हैं, जी जैसे कि एक आदमी को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाना है और एक्सरसाइज भी करनी है, ऐसे ही दांतों को स्वस्थ रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हम खाना खाएं वो दांतों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जी। और उसमें हम ये समझते हैं कि जो नेचुरल फूड्स हैं, जो हाई फाइब्रस फूड्स हैं और नेचुरल फॉर्म में हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर जूस की बजाय, सेब के जूस की बजाय अगर सेब खाया जाए तो वो दांतों के लिए अच्छा है जी। क्योंकि उससे दांतों की एक्सरसाइज भी होगी और दांतों को रब भी करेगा। सेब का जूस पियेंगे तो उसमें शुगर ज़्यादा होगी, कंसंट्रेट होगा, उससे अम्ल बनेगा और दांतों में क्षय होगा। तो इस तरह जो भी नेचुरल फूड्स हैं वो अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दांतों में इसके अलावा भी हमको दांतों को साफ रखने के लिए, जैसे हम शरीर को साफ रखते हैं, उसके लिए हमको एक रेगुलर नियमित रूप से दांतों को साफ रखना है और उसके लिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से और अच्छे ढंग से और अच्छे ब्रश से दांतों को साफ रखें। जी डॉक्टर साहब, ब्रश करने के लिए क्या सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए कि कोई भी ब्रश का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तो तरह तरह के टूथ ब्रशेज पाए जाते हैं मार्केट्स में? जी, ये बहुत ही, मोनिका जी आपने बहुत ही अहम सवाल किया है कि अक्सर लोगों की ये धारणा रहती है कि जितना हार्ड ब्रश होगा उतना ही वो सफाई बहुत बढ़िया से सफाई होगी, और कुछ लोग तो बहुत जबरदस्त जोर लगा के ब्रश करते हैं। ये एक जानना बहुत ज़रूरी है कि जो दांत हैं वो भी घिस सकते हैं और मुलायम से मुलायम चीज़ भी जो है अगर हम जोर लगा के सालों हम करेंगे तो कोई भी सतह जो है वो दांत की घिस सकती है। और दांत की कुछ सतह तो इतनी नाजुक होती हैं कि अगर हम फॉल्टी ब्रशिंग करते हैं, ब्रश सही तरीके से नहीं करते, तो अक्सर वो कट जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रश है उसके जो रेशे हैं वो सॉफ्ट हों या सुपर सॉफ्ट हों और उसका जो हेड है वो छोटा हो। अगर एक दांत किसी भी पेशेंट को निकलवाना पड़ता है तो उसकी रिप्लेसमेंट के क्या साधन होते हैं, किस तरह के इम्प्लांट्स यूज करते हैं आप? आज बहुत से साधन हैं कि हम उस दांत को अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकें। पुराने ज़माने में जब दांत निकालते थे तो हम रिमूवेबल दांत लगाते थे जो पेशेंट पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं, रात को सोते हुए निकाल के रखते हैं, चाहे वो पूरे दांत हो या कुछ देख दांत हो। लेकिन आजकल जो मरीज आ रहे हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि उनको फिक्स दांत लगे। तो फिक्स दांत भी 2-3 तरह के होते हैं। एक फिक्स दांत वो होते हैं कि जिसमें हम आसपास के दांतों का सहारा लेते हैं और उससे जो है वो ब्रिज बनाते हैं और वो उन दांतों के ऊपर उनको सीमेंट कर देते हैं और जैसे नेचुरल दांत है वैसे ही असर करते हैं। उसमें भी हम, क्योंकि आसपास के दांत को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये भी एक कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं है, थोड़ी रेडिकल अप्रोच है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि एक धातुनुमा टाइटेनियम के इम्प्लांट होते हैं जो हड्डी में डाल दिए जाते हैं जहां से दांत मिसिंग होता है। तो इतना पूरा इम्प्लांट जो है हड्डी में चला जाता है और हम 3-4 महीने वेट करते हैं और ये हड्डी से जुड़ जाता है। जब हड्डी से जुड़ जाता है तो इसके ऊपर इस तरह का पोस्ट लगा के इसके ऊपर हम जो है दांत जो है लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा
कि ना तो आसपास के जो दांत हैं उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये बहुत ही सहज और अच्छी तरीके से हम दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम पीछे के हिस्से में भी कर सकते हैं और आगे के हिस्से में भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार उपयुक्त मात्रा में जो अस्थि है, बोन है, वो उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसी अवस्था में जो सर्जन है वो उसको पहले बोन बनाता है, बोन ग्राफ्ट करता है, बोन ग्रो करता है, क्योंकि इम्प्लांट जो है ये बहुत जरूरी है कि इम्प्लांट जो है आसपास चारों ओर उसके बोन होनी चाहिए। अगर बोन की मात्रा कम है तो इम्प्लांट के फेलियर और इम्प्लांट ना लगने की जो आशंका है वो काफी बढ़ जाती है। और डॉक्टर साहब, अगर हम ये कोई भी अगर रोगी आपके पास आता है और उसके दो दांतों के बीच का दांत आपने निकाल दिया है किसी कारणवश, कीड़ा लगने की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो क्यों जरूरी होता है इम्प्लांट लगाना? क्या ये जरूरी है या फिर? मोनिका जी, ये बहुत ही सवाल क्या है। कुछ लोग हम सोचते हैं चलो 32 दांत हैं, एक दो निकल गए तो क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक दांत भी अगर निकलेगा तो जो बाकी के दांत हैं, जो बाकी की भीड़ है, उस पे असर पड़ेगा। ये वैसा ही एग्जाम्पल है कि कोई दीवार है, उसमें से अगर हम एक ईंट निकाल दें तो उसकी वजह से पूरी की पूरी दीवार जो है वो ढह सकती है। उसी तरह से जब हम एक दांत निकाल देते हैं तो आसपास के दांत उस जगह को घेरने की कोशिश करते हैं, ऊपर के दांत नीचे आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो सारे दांत हैं इसका असर सब दांतों पे पड़ता है। दांतों में बिरल हो जाती है, और फिर जब बिरल हो जाती है तो दांतों में खाना फंसने ज्यादा लगता है, फिर मुसूड़ों के रोग हो जाते हैं, फिर कीड़ा लग जाता है। तो देखिए, एक छोटी सी सिचुएशन जो है बहुत बड़ा भीमकाय जो है वो रूप धारण कर लेती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर दांत निकलता है तो उसका रिप्लेसमेंट जो है, इम्प्लांट या किसी और तरीके से रिप्लेसमेंट जो है, चाहे वो रिमूवल है, कोई ऐसा नहीं, हर आदमी इम्प्लांट नहीं करा सकता, क्योंकि थोड़ा ये जो ट्रीटमेंट है थोड़ा महंगा भी होता है और इस पे समय भी लगता है। तो अगर इम्प्लांट नहीं भी है तो और भी तरीकों से इसका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, तो फिर जो दांतों का रिप्लेसमेंट है या फिर इम्प्लांट ही जैसे आपने बताया कि लगाते हैं, किसी भी आयु के मनुष्य को लगाए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 15-16 साल की उम्र से लेके तक कि जब तक जबड़ों का पूरा विकास हो चुका है, और काफी बड़ी आयु तक 60, 70, 80 तक भी अगर वो पेशेंट बिल्कुल अच्छा है, फिजिकली स्ट्रांग है, सही है, उसको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इम्प्लांट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। बहुत बार हम देखने में आते हैं और मरीज हमारे पास आते हैं जो 70-80 साल के हैं और कहते हैं कि मुझे फिक्स दांत चाहिए, मैं नहीं डेंचर नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो और आजकल तो ऐसा है कि डेंचर के साथ भी इम्प्लांट लग सकता है। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम डेंचर होते हैं वो निकालने लगाने वाले होते हैं, बट ये हिलते रहते हैं। तो इनको अगर हमने बेटर करना है तो हम इम्प्लांट लगाते हैं, और इम्प्लांट के द्वारा ये डेंचर जो है फिक्स कर देते हैं। तो इसमें जो है उसकी जो स्टेबिलिटी है डेंचर की, वो बहुत बढ़ जाती है, और पेशेंट का जो कंफर्ट है वो कहीं ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। कई लोगों के बहुत टेढ़े मेढ़े से दांत होते हैं, या फिर कई बच्चों के आगे के दांत बाहर को निकले हुए होते हैं। इस चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप? इस चीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली, जिसको हम, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, इसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं जी। और अब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का जो स्कोप है, पहले लोग सोचते थे कि भाई बच्चा 12-13 साल का होगा तब ब्रेसेस लगाएंगे। जी। अब ऐसा नहीं है। अगर 6 साल का बच्चा है और अगर उसके जबड़े की ग्रोथ, बिकॉज जो भी दांत आगे हैं, पीछे या टेढ़े मेढ़े हैं, वो हैं बिकॉज उसका जो है दांत ठीक से निकल नहीं रहे या जबड़े का विकास ठीक से नहीं हो रहा है जी। तो इसको मॉनिटर करना पड़ता है। बिकॉज पहला दांत निकलता है 6 साल की उम्र में, और 13 और 14 साल की उम्र तक अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के दांत निकलते हैं मुंह के अंदर। तो इसलिए एक तो उसकी मॉनिटरिंग चाहिए, दूसरा यह है कि उसका इलाज के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि अगर उसका जाव डिस्प्रोपोर्शनेट है और वो ग्रो नहीं कर रहा है ठीक से, तो वी कैन मेक हिम ग्रो नॉर्मल। दैट इज कॉल्ड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। सो वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस विच हेल्प द चाइल्ड जो टू ग्रो नॉर्मली, सो दैट उसका चेहरा एक बैलेंस में हो जाए। तो अगर हम ग्रोइंग एज में करते हैं तो बहुत अच्छा है जी। दूसरा ये है कि अगर बच्चा, कुछ स्थिति ऐसी है कि उसमें ग्रोइंग एज में नहीं करना होता, वी वेट, तो वो 12 साल 13 साल 15 साल में करते हैं जी। और पहले ये धारणा थी कि अब बच्चा बड़ा हो गया अब तो इसका इलाज नहीं हो सकता, ये धारणा भी गलत है जी। मतलब किसी भी एज में हम लोग ब्रेसेस लगवा सकते हैं। मेरे पास ऐसी भी सिचुएशंस हैं जब मैंने पहले बच्चे का इलाज किया, फिर मदर ने कहा मेरा भी कर दो जी, एंड हमने उसका ट्रीटमेंट किया जी। तो डॉक्टर साहब, कई लोगों में ये धारणा भी होती है कि ब्रेसेस लगाने की वजह से दूसरे जो दांत हैं वो कमजोर हो जाते हैं, क्या ये सही है?
ये एक धारणा सही भी है और गलत भी है। जी। सही इस तरीके से है कि जब दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो दांत हैज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो बिना हिले तो हो जाएगा नहीं। जी। बट प्रॉब्लम यह है कि जब ट्रीटमेंट ऑर्थोडोंटिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको एक टाइम दिया जाता है कि वो अपनी जहाँ जहाँ है वहाँ उसकी चारों तरफ हड्डी पक्की हो जाए, जी। उसको हम रिटेंशन बोलते हैं। और अक्सर हम लोग ये करते हैं कि अच्छा इलाज हो गया अब काम खत्म, ऐसा नहीं है। जो उसका रिटेंशन वाला पार्ट है, जी। उसकी ड्यूरेशन है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रीटमेंट। जी। तो अगर हम वो वाला पार्ट ध्यान से करें, उसको फॉलो करें, तो वो ऐसा नहीं होगा एंड दांत अच्छे हो रहे हैं।